अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये टॉपिक 12 पेपर के अंदर आ चुका है, 12 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आज हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 के अंदर गोल्डबर्ग गोल्डबर्ग एंड वेग ने अपना एक लॉ पेश किया था, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव mass and the rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reacting substance. Definition है the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. Definition के अकॉर्डिंग जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्टिव मास के। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी बात उसने क्या की है? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है उसके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट को हम लोग ले लें, एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट को ले लें, तो वो उसके इक्वल आएगा। ये इन शॉर्ट ये सारी डेफिनेशन है। आपने क्या करना है? आपने इस डेफिनेशन को एज इट इज ही रटा मारना है। पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव इट्स रिलेशन। तो आपने इस डेफिनेशन को एज इट इज ही रटा मारना है ताकि पेपर के अंदर कोई परेशानी ना हो। जब हम लोग ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तब मैं आपको डेफिनेशन दोबारा समझा दूंगा कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। एक्टिव मास को हम लोग, एक्टिव मास का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये एक्टिव मास का यूनिट है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। नेक्स्ट हम लोग ड्राइव करते हैं इसका रिलेशनशिप ओवरऑल। तो हमारे पास एक इक्वेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की, हमारे पास एक इक्वेशन है ए प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन सी प्लस डी। ये हमने एक इक्वेशन ली है। ए प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन सी प्लस डी, और सी प्लस डी जो है ये टूट कर दोबारा बना रहे हैं ए प्लस बी। रिएक्शन के इस तरफ जो चीज़ें होती हैं केमिकल इक्वेशन के, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। और इस तरफ जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन ली कि ए प्लस बी ये मिलकर बना रहा है सी प्लस डी, और सी प्लस डी टूट कर बना रहा है ए प्लस बी। ये ओवरऑल हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एक इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पर देखें आप, ऊपर वाला एरो शो करवा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और नीचे वाला शो करवा रहा है रिवर्स रिएक्शन को। सो हम लोग ड्राइव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के एक्टिव मैस कौन से हैं? ए प्लस बी। सो हम लोग लिखेंगे एक्टिव मैस ए का एंड एक्टिव मैस बी का। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करवाने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करेंगे के एफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लोग ड्राइव करते हैं द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिवर्स रिएक्शन के अंदर C प्लस D आ जाएगा आपके पास, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम लोग आर से शो करवा देते हैं और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे के आर। यहाँ पर आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। एट एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम के ऊपर क्या काम हो रहा होता है? एक्विलिब्रियम के ऊपर आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग के एफ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। रिवर्स रिएक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं के आर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर कर देनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा के एफ ओवर के आर, इधर आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या करना है, के एफ और के आर की जगह एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं के सी। के सी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोग लिखते हैं के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आप ज़रा यहाँ पर गौर करें तो के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी प्लस डी हमारे पास थी प्रोडक्ट, जबकि ए प्लस बी हमारे पास थे रिएक्टेंट्स। तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ के सी इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगी मेरे पास प्रोडक्ट और नीचे आ जाएंगे मेरे पास रिएक्टेंट्स। तो के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं वापस डेफिनेशन के ऊपर। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी।
रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ए और बी के ऊपर। अगर इन दोनों में से फ़र्ज़ कर लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है, ए की वैल्यू मैं लिखता हूँ कि हमारे पास ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, बी की वैल्यू है हमारे पास 5। और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 5 इंटू 0 आंसर आएगा 0। तो मतलब कहने का ये है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ए पर भी और बी पर भी। दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होगी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कोई ना कोई हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये चीज़ है बेसिकली। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पर एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पर। वैसे देखा जाए रेट इंडिविजुअली ए पर भी डिपेंड कर रहा है और रेट इंडिविजुअली बी पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यही वाली बात डेफिनेशन में उसने डिस्कस की, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, कि रेट जो है वो एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों ए प्लस बी, उनकी मोलर कंसंट्रेशन अगर हम लोग ले लें और साथ में उसकी प्रोडक्ट भी ले लें तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये है सारी डेफिनेशन लॉ ऑफ मास एक्शन की। आपने डेफिनेशन को रटा लगाना है, अच्छी तरह से याद रखना है किसने, गोल्डबर्ग एंड वेग ने 1869 के अंदर अपना लॉ पेश किया, लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन, साथ में इसका यूनिट क्या है और ये रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। फिर आगे आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन लेनी है सी प्लस डी। तो इसको आप आगे फर्दर कैरी ऑन करें और यहाँ तक आकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर या मेरे लेक्चर के अंदर कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला होगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।